नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे जिन्ना, अब्बाजान और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा शब्द है जो ज्यादातर भारतवासियों को पसंद नहीं है। सीमा पार से आतंकवाद हो या फिर बिन उकसवाए के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन, इन हमलों और गोलीबारी में देश के तमाम इलाकों से सीमा की सुरक्षा पर तैनात सैनिक शहादत देते रहे हैं, जो हर भारतवासी के दिल और दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भर देता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव पाकिस्तान को देश का दुश्मन नंबर 1 नहीं बताते हैं तो बीजेपी मुद्दे को भुनाने में देर नहीं करती है और उसे भुनाने की शुरुआत भी कर दी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर के गठबंधन ने विरोधियों को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घसीटकर नया चुनावी माहौल बना दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या राज्य के विधानसभा का, आतंकवाद और पाकिस्तान के नाम का छौंका जब तक चुनावी हांडी में नहीं लगता तब तक चुनाव की खुशबू मतदाताओं तक नहीं पहुंचती। अब तक हर चुनाव में ये तड़का लगाने का ठेका बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार ये तड़का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया है, जिसकी खुशबू ने चुनावी माहौल को ऐसा महकाया है जिसका स्वाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और यूपी से लेकर पंजाब तक चढ़ गया है। यूपी में अखिलेश यादव तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कराकर चुनावी मुद्दों के बीच एक नया रायता फैला दिया है। चुनाव के कुछ महीनों पहले यूपी में जिन्ना के जिन्न ने खूब सियासी माहौल बनाया। जिन्ना का जिन्न कई राज्यों में घूमा तो हैदराबाद में भी जुबानी बिरयानी पकने लगी। अभी जिन्न बोतल में वापस नहीं आया था कि इससे पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी खिचड़ी में अब्बाजान का मसाला डाल दिया। फिर जो खिचड़ी पकी उसकी खुशबू अब पंजाब से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंच गई है। यूपी चुनाव के मैदान में विपक्षी दलों की ओर से अब तक जिस प्रकार के धुआंधार हमले हो रहे थे, उसमें भाजपा एक ऐसे मौके के इंतजार में थी जहां से पूरे चुनावी अभियान को ड्राइव किया जा सके। अखिलेश ने चुनाव से पहले जिन्ना को राष्ट्रपिता और सरदार पटेल के बराबर खड़ा कर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को परोसा था। अब जब चुनाव सिर पर हैं, तो अखिलेश यादव ने चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कराकर चुनाव को दूसरे मुद्दों पर डाइवर्ट कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का इस पर विचार स्पष्ट है। हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन बीजेपी केवल वोट राजनीति की वजह से पाकिस्तान को निशाना बनाती है। पाकिस्तान को तो भारतीय जनता पार्टी ने देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया हुआ है। हमारा नंबर 1 दुश्मन पाक नहीं चीन है। अखिलेश का ये बयान पब्लिक हुआ तो बीजेपी इसमें चटकारे लेने लगी। लखनऊ में बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश पर जोरदार जुबानी हमला बोला, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बचाव में उतरे और जिन्ना के बहाने बीजेपी से सवाल कर दिए। सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। झूठ पात्रा जी को यह बताना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी कैसे बिन बताए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने चले जाते हैं। झूठ पात्रा जी को यह भी बताना चाहिए कि कैसे उनके एक बड़े नेता जिन्ना की कब्र पर जाके आंसू बहाते हैं।
झूठ पात्रा जी को यह भी बताना चाहिए कि देश की भावना के विरुद्ध जाके अमर जवान ज्योति को किस तरीके से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का नाम यूपी से निकलकर पंजाब भी पहुंचा। पंजाब में बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सिद्धू को निशाने पर लिया और चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करवा दी। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। पंजाब में चन्नी की कुर्सी हिलाने के लिए बीजेपी ने कैप्टन के कंधे पर बंदूक रखकर सिद्धू को निशाने पर लिया और एक तीर से दो निशाने साध लिए। तो यूपी में भाजपा ने अपने धुर विरोधी दल सपा को हार का स्वाद चखाने के लिए अखिलेश यादव के पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं मानने वाले बयान को राष्ट्रवाद से जोड़कर नई तस्तरी में पुराना बासी खाना खिलाने की तैयारी कर ली है, जिसमें यूपी कांग्रेस के हाथ न थाली आ रही है और न खाना। हाल कुछ ऐसा हो चला है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कि आज मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों अखिलेश यादव जी या समित पात्रा जी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बात करते कि कितने रोजगार दिए? क्यों नहीं बात करते किसानों की जो हत्याएं हुई? क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका आज चुनाव के समय बेमानी है बात करना? चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र आने से अब सियासी खिचड़ी में नया रंग चढ़ने लगा है। ऐसे में जिन्ना, अब्बाजान और पाकिस्तान चुनाव में कितना फायदा किसे पहुंचाते हैं या किसे नुकसान, ये बड़ा मुद्दा है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद अब अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने जरा भी देरी नहीं की, उसको लपकते हुए एक बैठे बिठाए अखिलेश यादव ने मुद्दा दे दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शशांक यादव हैं, एमएलसी समाजवादी पार्टी के। शशांक जी, आपका स्वागत है। राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता हैं भाजपा के। राघवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। अनुराग मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ लखनऊ से बने हुए। दिनेश, आपका भी स्वागत है। और सृष्टि कश्यप, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सृष्टि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शशांक जी आपसे ही करेंगे। क्या कहा जाए, पहले जिन्ना अब पाकिस्तान, क्या बैठे बैठाए अखिलेश यादव ने हिट विकेट कर का वो जो शॉट कहा जाता है वो खेल दिया है? ये एक तरीके से चुनाव की जब शुरुआत होती है तभी पाकिस्तान याद आता है। जो याद कर लीजिए कि मिडवे, बिहार के मिडवे, आप यही चीज शुरुआत कर रही थी। उसके बाद बंगाल का तो पूरा चुनावी बार बार में पाकिस्तान और आतंकवाद पे चुनाव लड़ रहे थे। हम एक प्रश्न का उत्तर था कि जो राजनीतिक बात एक रखी उन्होंने कि भाई जो लोहिया जी का जो कंसेप्ट था कि एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के एक महासंघ बनाया जाए, जो कि ये एक प्रायद्वीप है, वो सिंपल से उतनी सी बात है जिस सवाल को ये हाईलाइट कर रहे हैं। इन बेचारों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। ना तो ये किसान की आय के मैटर पे सामने जा सकते हैं, ना इनके पास ये जवाब है कि क्यों गैस का सिलेंडर जो है वो 300 रुपए से 1000 रुपए हो गया। ना इन बेचारों के पास ये जवाब है कि जो रोजगार की हालत है, 11-11 पर्चे जो आउट हो गए, उनके सामने हम क्या किस किस्म का जवाब दे। ना इनके पास इस किस्म के जवाब है कि कैसे तमाम बातें हैं। लेकिन शशांक जी, क्या आप सहमत हैं अखिलेश यादव के इस बयान से? ये जो बयान, आखिर वही तो हवा दे रहे हैं, वो बयान ही ऐसे क्यों क्यों जिन्ना का जिक्र करते हैं? क्यों पाकिस्तान को नंबर 1 दुश्मन नहीं मानते हैं? ये बयान मैंने बताया ना कि एक कंसेप्ट रहा है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक महासंघ होना चाहिए। ये एक एकेडमिक सवाल है जिसको बताया जाता है। चीन पर नहीं बोलेंगे हमारे साथी भाजपा के लोग, चीन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। चीन ने पूरे अरुणाचल के एक गांव का पूरा नाम ही बदल दिया। वहां पर वो स्टेपल किया हुआ वीजा दे रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। मानसरोवर पर नहीं बोलेंगे। जो वहां पर अभी
हाल के जो हुए उस पर लगातार जो है कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं कि वो ये कहते हैं साहब हमने कब्जा कर लिया, इंटरनेशनल मीडिया दूसरी चीज कहती है, उसको कह देते हैं कि साहब विदेशी षड्यंत्र है। शशांक तो जी, सवाल जो था वो चीन को लेकर किया गया था, पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया गया था सवाल में। पाकिस्तान को लाने वाले तो अखिलेश जी ना, अखिलेश जी क्यों पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे? उनको पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था, या फिर खुद वो कोशिश में रहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लें, जिन्ना का नाम लें, शायद इसका हमें फायदा मिल जाए। तो शुरुआत तो खुद कर रहे हैं, और जब बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश कर रही तो आप इसकी खिलाफत कर रहे हैं। नहीं, आप ही ने जो अभी वीडियो क्लिप चलाई है, उस वीडियो क्लिप में वो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर सवाल नहीं किया गया था ना, समझिए ना इसको। पाकिस्तान को लेकर सवाल नहीं किया गया, सवाल चीन को लेकर किया गया। पाकिस्तान को लेकर अखिलेश यादव आ रहे हैं। देखिए, अगर मीडिया भी अगर चीन पर सवाल नहीं कर रही है तो चीन पर सवाल तो उठाना ही पड़ेगा ना। जो चीन लगातार कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को कोई परहेज नहीं है पाकिस्तान का जिक्र करने से, वो इस बयान का समर्थन करती, ये माने? नहीं, बयान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है, उसकी क्या चीज समर्थन और विरोध? एक बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, वो आपके सामने बयान है, और एक पॉलिटिकल बात है वो, और वो आज की बात ठीक है। उसके बाद आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है। हमारे साथ राघवेंद्र जी बने हैं बीजेपी से। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी क्या कहेंगे इससे कि बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा, बड़ा हथियार मिल गया है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन विषयों की राजनीति नहीं करती है। कभी भी देख लीजिए, शुरुआत कांग्रेस करेगी कभी, तो कभी समाजवादी पार्टी करेगी, अन्य राजनीतिक दल करते हैं। चाहे जिन्ना का प्रवेश हो, चाहे पाकिस्तान का प्रवेश हो, खुले रूप से यही लेकर के आए हैं। जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से की इन्होंने, इतना घटित काम किया है। हमारे देश के लौह पुरुष और एक कहां जिन्ना, उसकी तुलना करके इन्होंने विवाद खड़ा किया। उसके बाद आप पाकिस्तान को उछाल दिया। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था लड़ाई 20 और 80 की है। निश्चित रूप से 20% वही लोग हैं जो जिन्ना की तारीफ करने पे खुश होते हैं, 20% वही लोग हैं जो एनआरसी के विरोधी हैं, 20% वही लोग हैं जो सीए के विरोधी है, 20% वही लोग हैं धारा 370 को नहीं हटने देना चाहते हैं, 35A को नहीं हटने देना चाहते हैं, 3 तलाक को नहीं समाप्त होना देना चाहते थे, कॉमन सिविल कोड नहीं लागू होने देना चाहते। और समाज का 80% जो लोग है, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो राष्ट्रवादी है। उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। मुसलमान ही बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी है, देश की मुख्यधारा के साथ काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है, मंचों में भारत माता की जय के नारे लगाता है। अभी एक चैनल में मैं देख रहा था, अखिलेश यादव से एंकर बार बार कह रहा था भारत माता की जय कहिए, वो इधर उधर बात घुमा रहे थे। निश्चित रूप से ये लोग 20% वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीफ करने लगते हैं, कभी जिन्ना की तारीफ करने लगते हैं। राघवेंद्र जी, आपको लगता है कि जो 80 बनाम 20 होगा उससे समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचेगा? इसको ज्यादा फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा। बीजेपी इंतजार में रहती है। राघवेंद्र जी, अगर 80 बनाम 20 की बात करें, उसका फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा, अखिलेश यादव को तो नुकसान होगा अगर 80 बनाम 20 होता है। भाई शैलेंद्र जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ समाज का बड़ा वर्ग खड़ा रहता है। लेकिन ये लोग ना जाने क्यों इस प्रकार की हरकतें करते हैं। पाकिस्तान का समायोजन करने कोई जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान को हमारा तो ये माने बीजेपी फिराक में थी, बीजेपी इंतजार कर रही थी ऐसा कोई माहौल बने, और अखिलेश यादव ने मुद्दा दे दिया, हथियार दे दिया। अब इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है, बाकी सारे मुद्दे कहीं और चले गए। नहीं शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है अपने 5 वर्षों के शासन में, ये लोग उसके आसपास कहीं नहीं टिकते हैं। विकास और सुशासन पे बहस तो करके ये देखें, ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। आजादी से अभी तक उत्तर प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, इसमें 4 मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों के समय के थे, और आजादी से लेकर के 2017 तक मात्र 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी संख्या 59 कर। तो फिर क्या जरूरत है? जिन्ना, अगर वो जिन्ना कह रहे कहने दीजिए, पाकिस्तान कह रहे कहने दीजिए, जनता हिसाब करेगी। बीजेपी तो उसको और ज्यादा बड़ा मुद्दा बना देती है। अगर बीजेपी ने काम किया है प्रदेश में तो काम के सारे वोट मांगने जाए, वो जिन्ना पाकिस्तान को बयान को क्यों इतना ज्यादा महत्व देती है?
हमारे साथ आएंगे आपके पास सर। राघवेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। राघवेंद्र जी नहीं, देखिए हम आएंगे सर। आप कह रहे हैं। सॉरी राघवेंद्र जी आएंगे आपके पास। अनुराग मिश्रा हमारे साथ बने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी अपनी बात कही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 मार्च 1943 को सिंध प्रांत में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव, अलग से पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव हुआ था। उस समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी और आरएसएस के 3 मंत्री, उसमें 3 मंत्री थे और प्रस्ताव पास करने में शामिल थे और उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया था। दूसरा 1941 में बंगाल में, इसको मत भूलिएगा, मुस्लिम लीग की फजलुल हक की जो सरकार थी उसमें इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कि वित्त मंत्री थे। एक इतिहास का सच ये भी आप बताइए इनको, ये लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। जिन्ना और जिनको ये वीर कहते हैं, वीर सावरकर जिनको कहते हैं, जिन्ना और सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ऐसे लोगों के मुंह से राष्ट्रवाद की भाषा और राष्ट्रवाद की बात करना, इनको चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हमारे यहाँ जसवंत सिंह जी और LK आडवाणी जी ने का जो जिन्ना प्रेम था वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो 24 करोड़ लोग हैं वो सारे के सारे लोग आज अपने स्कूल से प्रेम कर रहे हैं, आज अपने अस्पताल से प्रेम कर रहे हैं, आज वो अपने रोजगार से प्रेम कर रहे हैं, आज वो अपनी बिजली से प्रेम कर रहे हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप चैनलों पर चाहे जितना चलवा दीजिए, चाहे जितना इन लोगों से बहस करा दीजिए, चाहे जितना ये लोग, यही चीज दिल्ली में भी हुआ था, ये लोगों ने चिल्लाते रह गए शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, और दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग, चल भाग, चल भाग, चल भाग। तो अब ये घिसे पिटे अंदाज में चुनाव के 15 दिन पहले जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, या ये हर बार चुनाव, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस नेता को और जिस राजनीतिक दल को जिससे भी प्रेम दिखाना हो दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वो अपने मुद्दों पर टिकी रहेगी। यहाँ का नौजवान ने मन बना लिया है कि झूठे लोगों को सबक सिखाना है। अभी 5 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार की बात तो छोड़िए, जितने भी वैकेंसीज निकाली गई कोई एक बार में परीक्षा नहीं करा पाए, बार बार इनकी जो है पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक सरकार के नाम से 5 साल में जाने जाएगी। ये सारे नौजवान याद रखेंगे। 69,000 की वैकेंसी में शिखा पाल बहन हमारी बैठी रह जाती है टंकी पर, उसका ख्याल इनके दिमाग में नहीं आता है। ये लोग झूठे लोग हैं। दुर्गेश चौधरी जिसको इन्होंने ट्विटर पर बिना किसी वैकेंसी को निकाले ये नौकरी देने का काम करते हैं, ये क्या बात करेंगे? ये नौजवानों की बात करेंगे? किसानों को आतंकवादी बताने वाले लोग हैं ये। ठीक है, सृष्टि जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सृष्टि जी कैसे देखें ये जो बयान सामने आया है, एक गलती अखिलेश यादव की या फिर जानबूझकर जिक्र किया गया है कि शायद चुनाव में इसका फायदा पहुंचे? शैलेंद्र जी, अगर हम आज यहाँ बैठ के बयानबाजियों पर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर जनता 1 घंटे आपका टेलीविजन शो देख रही है, ये डिबेट देख रही है, ये चर्चा अगर सुन रही है, तो वो देख रही है कि आज उसके मुद्दों पर डिस्कशन नहीं हो रहा। आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि महंगाई उतनी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में क्यों है, बेरोजगारी सबसे 45 ईयर्स के हाई पे क्यों है। सृष्टि जी, बयान अगर कोई आम कार्यकर्ता, आम नेता दे तो चलता है, तो हम डिस्कशन नहीं करते हैं। बयान जो दे रहा है 2 मुख्य विपक्षी, 2 बड़े पार्टियों के नेताओं की तरफ से बात सामने आ रही है। क्या अखिलेश यादव को आम कार्यकर्ता, आम नेता के तौर पर आप देखती हैं? शैलेंद्र जी, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हूँ यहाँ पे। अगर किसी भी पार्टी जो डिबेट हो रही है वो बाकी मुद्दों पर होनी चाहिए। डिबेट इसलिए हो रही क्योंकि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता की तरफ से इस तरह का बयान आना कि पाकिस्तान को वो दुश्मन नहीं मानते, उसको लेकर डिबेट हो रही। आप अपना पक्ष रख सकती हैं। नहीं मानते, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग शैलेंद्र जी। मैं यहाँ पे अगर आज आपके डिबेट में बैठी हूँ, मैं सिर्फ जनता की बात करूंगी, जनता के मुद्दों पे बात करूंगी। यहाँ पे आप पाकिस्तान का डिस्कशन क्यों ले आ रहे हैं? अगर आपको पाकिस्तान याद आ रहा है तो आपको पुलवामा क्यों नहीं याद आ रहा, जो फरवरी में अराउंड द कॉर्नर है? क्या उस पर जवाब मांगा किसी भी पार्टी ने? यहाँ पे विपक्ष पार्टी जो बैठी हुई है या सत्ताधार जो पार्टी बैठी हुई है, देवेंद्र सिंह पे किसी ने जवाब मांगा?
मुद्दे बहुत से हैं। तो पाकिस्तान को, चाइना को बीच में लाना बंद करिए, बात करनी है उत्तर प्रदेश की बात करिए। 45 ईयर्स यहाँ पे जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है उस पे बात करिए, यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है उस पे बात करिए, शिक्षा का बजट देश में सबसे कम जो 13% है उस पे बात करिए। बात इन मुद्दों पे होनी चाहिए। आज पाकिस्तान, जिन्ना, चाइना जो भी नाम ले रहा है इन मुद्दों पे, जो भी इस पे बयानबाजी कर रहा है, वो जनता के खिलाफ है। राहुल गांधी भी अक्सर चाइना का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी भी अक्सर चाइना का जिक्र करते हैं ट्विटर के, जनता चाहती है, राहुल गांधी भी चाइना का जिक्र करते हैं, तमाम बार चाइना को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किए लगातार। नेता है, तो क्या उनको नहीं करना चाहिए? यूपी के बोर्ड्स को पोलराइज करने के लिए नहीं डिस्कस करते। विपक्ष के सबसे बड़े कोई नेता है तो वो राहुल गांधी जी है, देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता है वो। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है देश के मुद्दों को आपके समक्ष रखना। क्या प्रियंका गांधी जी ने डिस्कस किया यूपी की प्रभारी होने के नाते? नहीं किया। प्रियंका गांधी जी ने यूपी की महिलाओं की बात की, यूपी के नौजवानों के रोजगार की बात की। तो सृष्टि जी, आपसे सवाल यही है कि क्या आप इसे पॉलिटिकल स्टंट मानती हैं? मानती हूँ। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 घंटा आपकी जनता जो भी ये डिबेट देख रही है उसे ये नहीं बताया जा रहा, एक फैक्ट है, 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। सर्वे आई है नई रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी जी की न्यू इंडिया में 2021 में 2015 के मुकाबले 20% सबसे गरीब जो परिवार है उसकी जो 15 करोड़ इन टोटल नंबर्स है, उसकी आय 53% कम हुई है, जो आधे से भी ज्यादा है, 20%। उसके बाद निम्न मध्यम वर्ग की आय 32% कम हुई है। और उसके बाद मोदी सरकार की 60% जनता की आय पे सेंध मारी है। ये 20% सबसे गरीब जो वर्ग है यूपीए के दौर में, हमने इनकी आय को 183% बढ़ाया था, 27 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी रेखा के ऊपर उठाया था। ये हमारा काम था, जनहित का काम था। और यही बात नहीं, यहाँ पे ये कोरोना बीच में जरूर ले आएंगे, कोरोना की बात करनी है तो उसका भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी दौरान जब देश के 20% सबसे गरीब लोगों की आय जब खत्म हुई, आधे से भी ज्यादा खत्म हुई, मोदी सरकार ने ली, उसी वक्त देश के 20% सबसे अमीर जो लोग थे उनकी आय में 39% की वृद्धि हुई। तो कोविड का रोना मत रोइए, अपनी विफलताओं का ठीकरा कोरोना पे मत फोड़िए कि अगर देश के गरीब इंसान और गरीब हुए कोरोना काल में तो अमीर कैसे अमीर होता चला गया, दिन दुनी रात चौगनी कैसे तरक्की हो गई उसकी, ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जब भारतीय जनता जनता पार्टी के मुद्दों पे बात करिए शैलेंद्र जी, आपका ये चैनल है जो जनता आपको देख रही है। हम मुद्दों पर ही बात करते हैं, हम मुद्दों पर भी बात करते हैं, हमेशा करते हैं, दिन भर करते हैं, लेकिन जब बड़े नेता की तरफ से इस तरह से बयान सामने आते हैं उस पर भी बात करना जरूरी है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई अचानक से चुनावों में पाकिस्तान को लाने की? राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बता रही है, अखिलेश यादव उसको बड़ा दुश्मन नहीं मानते, तो इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ विजय दुबे बने वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, ये जो सामने अखिलेश यादव का बयान आया है, हमेशा से एमवाई उनका वोट बैंक रहा है, इससे नकरा नहीं जा सकता, आज भी है। हालांकि आज बाकी जातियों को लेकर भी एक गोलबंदी सेट कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन एमवाई वोट बैंक जो रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन देखें, उसको देखते हुए बयान है। जी शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का एक पुराना फार्मूला है एमवाई का, जिसके सहारे वो अभी तक पिछले चुनावों को लगातार अपने साथ लेके चल सकी है। तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी ने जब इस प्रकार का बयान अपने इंटरव्यू में दिया और ये बातें कही, तो उनके बैकफ्लैश में, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनके वोटर्स थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दो प्रतिद्वंदी आमने सामने एक ही मुद्दे पर बैटिंग कर रहे हो तो कौन सिक्सर लगाएगा और कौन हिट विकेट होगा, ये तो तय जो मैच हो रहा है उसका रेफरी कर देता है। तो एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने बैठे बैठे भाजपा को दिया है और इसमें पाकिस्तान की एंट्री कराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आज संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को किस मतलब जिस तेजी के साथ में उठाया है और जिस तरीके से वो अखिलेश यादव का हमलावर है, बीजेपी तो ये चाह रही है कि अखिलेश यादव उन मुद्दों पे आ जाएं जिन मुद्दों पे हम अपना ध्रुवीकरण कर सके। तो ध्रुवीकरण के लिए अगर मुद्दा अखिलेश यादव देंगे तो उनके लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बहुसंख्यक वोट जो है, जो बहुसंख्यक मतदाता है, उसको पोलराइज करने का पूरा चांस होगा इसमें। और ये जैसे जैसे चुनावों के नजदीक और आते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे जैसे इस टाइप के जब भी मुद्दे उठेंगे तो इसके ऊपर में ये चांस की बात है कि जो है जिस पार्टी के फेवर में जहां भी मतदाता इकट्ठे हो सकते हैं वो उसको पोलराइज करे
और बीजेपी उस चांस को इनकैश कर रही है। अब इसमें कहा जाए कि साहब आप जो है इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करिए, तो वोटिंग तो इसी पे होने वाली है, इसको छोड़ के कहां से भागेंगे? लोगों को इन्फ्लुएंस तो इसी बेस पे किया जाएगा। आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते? जो बात अभी सृष्टि जी कह रही हैं, मैं उसके संदर्भ में कह रहा हूं, आप क्यों साइलेंट हैं? वेयर आर यू इन दिस सीन? आप इस सीन को क्रिएट करिए ना, आप भी तो हैं प्लेयर इस सीन के, तो आपने अपने मतदाताओं तो ये मुद्दे हम विजय जी हमेशा से उठाते आए हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हमेशा से उठाते आए, बच्चों के नहीं विजय जी अब से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सीएम थे पंजाब के, उन्होंने अक्सर पाकिस्तान की बात कही है, जिसको लेकर सिद्धू के साथ उनका विवाद भी हुआ था, वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी पाकिस्तान का मुद्दा उठाते रहे, भले वो पंजाब की बात हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक का वक्त है। हमारे सभी मेहमान जो हैं आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन नहीं माना है, उन्होंने चीन को ज्यादा बड़ा दुश्मन माना है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस जो बयान है इसको पकड़ लिया, पूरे भुनाने की कोशिश में है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शशांक जी, अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है? अगर बात करें सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ हुए हैं, बॉर्डर्स पर लगातार गोलीबारी पाकिस्तान करता है, आतंकी घुसपैठ का काम पाकिस्तान करता है, फिर पाकिस्तान को लेकर इतनी नरमी क्यों है अखिलेश यादव में? शशांक जी जवाब दीजिए। शशांक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद शशांक जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल हम अनुराग जी से करना चाहेंगे। अनुराग जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मुद्दा हम आप आपस में बैठ के बनाते हैं, सेट करते हैं। हकीकत में जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, यहाँ के लोगों को बेरोजगारों का मुद्दा है, जिस पे आज बहस होनी चाहिए। अगर इस पे बहस होगी भी तो भारतीय जनता पार्टी माइनस में ही जाएगी। कश्मीर में पीडीपी के साथ जो अफजल गुरु को शहीद बनाने वाली पार्टी पीडीपी थी, उसके साथ सरकार में कौन बैठता है?
फिर उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के एजेंसी को बुला करके जांच कराने का काम कौन लोग करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अनुराग जी, एयर स्ट्राइक भी हुई है पाकिस्तान पर, ऐसा नहीं है? फिर जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता के तौर पर नहीं। अगर आप सारी खामियां गिना रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत अहमियत देने का काम कर रहे हैं, मैं प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने दिल्ली की दुर्गति को कट डाली। अनुराग जी, आप उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली के लोग बहुत अच्छे से हैं, चिंता मत करिए। बेरोजगारी का 47% है दिल्ली की। आप बताइए, बेरोजगारी का 47% है। जितने रोजगार हमने दिल्ली में दे दिए, आज की तरह फर्जी रोजगार नहीं दिए। आके आप किसी भूमिका में है नहीं दिए, ज्ञान क्यों दे रहे हैं? दिल्ली के बारे में जरा बता दीजिए आप। अनुराग जी, बेरोजगारी का देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में है। बिना रोड आप बताइए कि पाकिस्तान कोई योजना के काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में ज्ञान बांटते घूम रहे हो। पाकिस्तान का प्रस्ताव जब पास हुआ, पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ तो आरएसएस और हिंदू महासभा के, अरे दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। सरकारी कर्मचारियों को 6 तनख्वाहें नहीं मिल रही है ना। अरे अनुराग जी, हम इतिहास पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर इतिहास में जाएंगे तो तमाम सारे पार्टी, तमाम बड़े नेताओं ने गलतियां की हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अब हम वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो सिनेरियो है, उस पर बात कर रहे हैं। 47% बेरोजगारी दर क्यों है? उनको तो वीर सावरकर 47% दिल्ली के बारे में जवाब दीजिए आप। दिल्ली के बारे में जवाब दीजिए आप। दिल्ली में आपको भगा दिया, आप किसी भूमिका में है नहीं। आपको कह दिया चल, आप उत्तर प्रदेश में तो किसी भूमिका में है नहीं। 3 महीना 13 में दिल्ली का बताइए आपने क्या कर रखा है? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी उतारिए। आप तो प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हो, आप प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हो। आपके पास प्रत्याशी खड़े करने को है नहीं। 205 प्रत्याशी, सबसे ज्यादा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने खड़े किए अभी तक, वो भी एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर, विद्वान लोगों को खड़ा किया है, रिटायर्ड आईएएस को खड़ा किया है। अरे दिल्ली की गति सबसे ज्यादा प्रत्याशी हमने दिया है, सबसे ज्यादा प्रत्याशी हमने दिया है। और सुनिए, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ अभी तक। अरे जमानतें जब्तों की चुनाव लड़ रहे, कोई एहसान कर रहे हैं आप। आपकी जमानतें, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। अरे आपकी जमानतें जब्त होंगी अनुराग जी। 10 मार्च को यही बैठूंगा, प्रत्याशी दीजिए आप तो प्रत्याशी बदल देते हो। 5 साल कोई काम नहीं करता, आपके विधायक काम नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य सीएम साहब जो वहां आपके सिराथू में भगा दिया गया, जनता ने भगा दिया, उन्हीं के समाज के लोगों ने भगा दिया, याद है? वीडियो जारी हुआ है। दिल्ली के बारे में तो बात कर लीजिए आप। ठीक है, कुछ बात तो कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग जी आएंगे आपके पास। राघवेंद्र जी, ठीक है, अनुराग जी आएंगे आपके पास। क्या हाल होगा राघवेंद्र जी, अगर बात करें जो पहले जिन्ना, फिर अब्बाजान, फिर पाकिस्तान, तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बार बार अब्बाजान का जिक्र क्यों करते हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं को काफी तकलीफ है इस बात की कि बार बार अब्बाजान का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों करते हैं। शैलेश जी, जरा थोड़ा प्रकाश डाल दें। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बड़ी लंबी लंबी बातें कह रही थी, कह रहे थे कि जिन्ना की बात ना करिए, विकास की बात करिए, सुशासन की बात करिए। वो ये उस पार्टी के प्रवक्ता कह रही हैं जिसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया था। 1977 में ये लोग लेके आए थे बेरोजगारी हटाओ। उसके बाद लगातार देश में शासन करते रहे और ना कोई बेरोजगारी हटे, ना कोई बेरोजगार हटे। देश की गति बैठे हैं ना, अच्छे कंडीशन में बैठे, कांग्रेस की वजह से ही बैठे। बात मैडम हो जाने दीजिए। बेरोजगारी आप लोग 5% हाई है तो आपकी वजह से है। तो छुपी है, हमारे डेटा और फैक्ट से बात करनी है तो करिए। हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है। फैक्ट से बात करनी है, पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ के सुनाओ। चाइना से कौन सा एमओयू साइन करते हैं? इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, मिलिट्री 25 करोड़ रुपए कौन सा चंदा विलेजेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट है, विश्व पटल पे बहुत नाम कर रहे हैं आप। कोविड काल में लाशों की तस्वीरें छपवा दी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में। पेंटागन की हमारे डिफेंस बात वहां लिखी जा रही है। इतना तो अच्छा काम करके बैठे हैं आप। इतिहास पढ़ाना है, डेटा पे बात करिए, चाइना और लद्दाख की बात कर लीजिए। 1975 के बाद सबसे ज्यादा बात का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए आप। क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? 2 मिनट सुन लीजिए।
सुन लीजिए राघवेंद्र जी, सुन लीजिए। 1975 के बाद सबसे बड़ा अटैक था हमारे सैनिकों पे, हमारी सीमा के अंदर। इंडिया चाइना लद्दाख की अगर हम बात करें, चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा था, जो कि एक्सेप्टेड बाय इंडियन आर्मी है, इसको झुठला नहीं सकते। अब डेटा है, डेटा। और जिस जमीन पे चाइना कंस्ट्रक्शन कर रही है, वो जमीन चाइना के पास 1959 से थी। और उस पर काम कब शुरू किया उन्होंने, कब उनको इतना आत्मविश्वास आया कि भारत उनका कुछ नहीं करेगा? 2019 से 2020 के बीच में अपने गांव बसाने शुरू किए उन्होंने। वो तो 26-20 की बात है। रोजगार पे चर्चा कर लीजिए, देश का रोजगार पे चर्चा करिए ना। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है? क्यों यहाँ पे आज युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही? 3.5 लाख जो युवा है उन्होंने नौकरी छोड़ दी हताश होकर। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है 5 दिन पहले की। शर्म कर लीजिए, रोजगार पे बात करनी है आपको तो दैनिक भास्कर की हेडलाइन पढ़ लीजिए, अखबार पढ़िए, असलियत पता दिख जाएगी नीचे जमीनी हकीकत। तभी तो आपके मंत्री आज जा रहे हैं ना, उनकी गाड़ियों पे काली फेंकी जा रही है, मुंह पे काली लपेटी जा रही है। इतना अच्छा काम किया है आपने, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लाख घूसे मिल रहे हैं आपके नेताओं को वहां पे, वो हम सब देख रहे हैं। जनता दिखा देगी आपको 10 तारीख को भी बहुत अच्छे से। ठीक है, हमारे साथ ठीक है। अरे हम अपनी देख रहे हैं, अपनी देख रहे हैं। सत्ता दल बन के बैठे हुए आपके नेताओं को तो पीटा जा रहा है, यहाँ पे मुंह पे काली के पोती जा रही है, गाड़ियों का शीशा तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे आपका राज चल रहा है, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, तब तो आपकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि आपने उनके रोजगार छीन लिए। रोजगार छीनने के बाद महंगाई बढ़ा दी आपने। क्या ठीक है सृष्टि जी, ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या आप भी मानते हैं? निश्चित रूप से राजेश जी, धैर्य से सुनिए। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बेरोजगारी तो 17.5% थी। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। आज की तारीख में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश 4.5% है। अब लोगों ने 4.5 लाख से ऊपर लगभग 5 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। हम लोगों ने लगभग इसी प्रकार से 2017 से 2022 के बीच में जो एग्जिस्टिंग नौकरियां थी, उसमें 16 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है। तो किसको रोजगार दिया है आपने? अडानी को कि अंबानी को? बस उन्हीं 2 लोगों को। 16 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी जो एग्जिस्टिंग थी। 3.5 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं ने नौकरी ढूंढनी छोड़ दी हताश होकर। तो किसको रोजगार दिया? हम लोगों ने लगभग 5 लाख 4.5 लाख सरकारी नौकरियां 3.5 लाख वोट पड़ते हैं। 3.5 लाख वोट में से 1,25,000 जो वोट पड़ते हैं, उसमें जो युवा वोट डाल रहे हैं वो आज बेरोजगार बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। 400 सीट पे 4 करोड़ बेरोजगार हुआ है। तो किसको रोजगार दिया? 3 लाख सरकारी नौकरों को नौकरियां दी है। एमएसएमई सेक्टर कितना बोलेगा राघवेंद्र जी, कितना झूठ बोलिएगा? बोल लीजिए, कुछ ही वक्त बचा है। चंद दिनों के मेहमान है आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कितना झूठ बोल रहा है बोल लीजिए। जनता को असल मुद्दे पता है, जनता को असलियत पता है कि आपने उनकी जेब से पैसा छीन लिया। आपने एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, वहीं जीएसटी आपने वसूली में वसूली कर ली। आम जनमानस की जेब से पैसा तो निकाल लिया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया। देश की 20% सबसे गरीब आबादी की आय 53% कम कर दी, लेकिन सबसे अमीर 20% की आय 38% बढ़ा दी। तो हम दो हमारे दो की तो जो सरकार जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी और दे भी रही है। हालिया एग्जाम्पल था पंचायत चुनाव। शर्म कर लीजिए, जनता के मुद्दों पे बात कर लीजिए। कर लीजिए, देश में शासन करने वाले यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, देश को बर्बाद करने का। देश ने तो हमें अपनाया 70 सालों में, जो आप रोना रोते हैं। आप तो ये सोचिए कि देश ने हमें 70 सालों तक अपनाया। आप तो नई पार्टी है, अभी कुछ साल पहले बनी थी, 3-4 दशकों पहले तो आपकी पार्टी का जन्म हुआ है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देश को हमने 70 सालों तक चलाया है। कुछ तो सीख लेते हैं, कुछ तो सीख लेते हैं हमारे से, कुछ लेसन पढ़ लेते हैं, इतिहास पढ़ लेते हैं। ज्यादा ज्ञान मत सेलेक्टिव मेमोरी से कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। अरे मैडम, आपकी पार्टी 1947 में ही पैदा हुई है। राजनीतिक पार्टी 1947 में 2014 के पहले की जो इतिहास आपको पता नहीं है ना, वैसे भी क्या ही पढ़ेंगे आप? छोड़िए, आप जरा इतिहास पढ़िए कांग्रेस का जाकर के। पढ़ा है हमने, देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका हमने निभाई, इस विश्व के भूगोल को बदलने में। ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हम महंगाई बेरोजगारी पर भी अक्सर बात करते रहते हैं, उस पर भी हम करेंगे, लेकिन मौजूदा जो मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है वो ये अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर शशांक जी हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक जी, आपसे ही सवाल है कि अखिलेश यादव ने ये जो कहा है कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है, इसको कैसे माने? लगातार बॉर्डर्स पर गोलीबारी होती है, आतंकी घुसपैठ होती है, सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुए। उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ये नरम रवैया अखिलेश यादव का क्या बयां करता है? शशांक जी।
आप अपने शब्दों में कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुश्मन है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है हिंदुस्तान के सामने? क्या हैसियत है उसकी? 16-17 करोड़ की आबादी का वो देश, जितने एक वो स्वरूप संपत्ति एक बहुत चर्चित व्यंग है कि जितने लोग हमारे यहाँ वाईफाई में नीचे लड़के जो है वाईफाई के नीचे टहलते हैं, उतनी तो पूरी पाकिस्तान की आबादी है वहां पर। तो पाकिस्तान को लेकर एक इनका बड़ा इजी एजेंडा है। हमने तो एक सिंपल सा सवाल था, सारे प्रवक्तागण साहब एक लगातार उठा रहे, और इसीलिए 5 दिन से लगातार प्रेस चल रही थी। हमने एजेंडा रखा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने वाला, हमने एजेंडा रखा था कि ओल्ड पेंशन को हम वापसी करेंगे। ये चीजें वापसी नहीं आ रही, जो हमने सीधे सीधे कहा कि हम बिजली फ्री करने जा रहे हैं, हम ओल्ड पेंशन को वापसी करने जा रहे हैं, एजेंडा उसका नहीं है। एजेंडा इनको एक चीज लगा कि यहाँ पर हम ये एक बार फिर पोलराइजेशन की राजनीति को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर विकास के मुद्दों की इनको बात करनी होती तो ये विकास के मुद्दों पे निकल के आते। आज जो कंबाइंड, अगर इनकी एक सोची समझी रणनीति नहीं होती तो एक ही इशू को सारे के सारे प्रवक्ता एक साथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको ये लगता है ये आखिरी चारा है। मैं इसलिए बेचारा शब्द इस्तेमाल करता हूं कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लौट के जहां पर वही आके उनको सांप्रदायिक राजनीति 80-20 की राजनीति की बात करना, इस प्रकार की राजनीति की बात करना कि जो है ये पाकिस्तान और कसाब वाली बाजू शब्दों को लेके यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, इससे जनता बहकने वाली नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से मुद्दों को समझती है, जनता स्पष्ट रूप से जान रही है। पंचायत की भी बात कर रहे थे हमारे एक साथी, महिलाओं के वश उतारे गए, उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। कोरोना की लाशों को जो है पूरा बहते हुए लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरा का पूरा हाथरस में दलित बिटिया का जिस तरीके से वहां पर रात में अंतिम संस्कार किया गया है, ये मुद्दे जनता के जहन से निकले नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, विरोधी दल है, ये अपना एक प्रयास कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए। जनता इन बहकावे में झांसे में आने वाली नहीं है। और अखिलेश जी का जितना सा बयान है, सिंपल एक नहीं, पार्लियामेंट की 50 बहस मिलेगी, जिसमें एक से एक मुर्दे जो हमारे पुराने लोग रहे उन्होंने माना है। और इसीलिए ये चीन की बहस से पटना चाहते हैं। वहां पर भी पॉइंटेड सवाल मीडिया ने किया कि साहब जो है जो पाकिस्तान के संदर्भ, जब चीन के संदर्भ सवाल उनका कि पाकिस्तान और राजनीतिक दुश्मन नहीं, बड़ा दुश्मन चीन है। तो एक सवाल के सवाल को उन्होंने जो बीच के जवाब निकला इतना लंबा, कोई स्पेसिफिक पाकिस्तान को लेकर बयान नहीं था, एक प्रश्न का उत्तर था। और उस उत्तर को लेकर इनको एक सोचते कि हमें मौका मिला, हमें अखिलेश जी को विकेट करने का मौका मिला है। तो ये राजनीतिक रूप से बेचारे कोशिश करने दीजिए। जनता नहीं भूलिए कि जनता के असली मुद्दे क्या, जनता जान विजय जी, जिस तरह से पिछले चुनावों की बात करें, 2017 का, 2019 का, वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी काम आया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। एक बार फिर से जो बाकी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो कहीं और चले गए, फिर से राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया। और क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे आसान है और इस पर तमाम सारे चुनाव जो हैं वो जीते जा सकते हैं? देखिए शैलन जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो चुनावी रणनीति है, मैं इसको चुनावी रणनीति कहूंगा, वो बहुत स्पष्ट है। और वो बार बार अपनी ही पिच पे खेलने के लिए बैट्समैन को ले आते हैं कि इस पिच पे आइए खेलिए, तब आपको बताते हैं कि इस पिच पे कैसे खेला जा सकता है। अब और दूसरी बात यह है कि अगर उनको वही लाइन कोई दूसरा दे दे तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाएंगे? तो सवाल ये उठता है कि और जो पार्टियां हैं, जो भी आज चर्चा के बीच में लगातार दूसरी बातें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने उन मुद्दों को कितना जोरदार तरीके से उठाया है कि जो बीजेपी मजबूर होती है उन पर जवाब देने के लिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये भी तो हो सकता था ना। तो आखिरकार उन्होंने इस अपनी जो भूमिका थी उसको मैं कहूंगा कि उन मुद्दों से हटाई है और उन मुद्दों की जगह दूसरे मुद्दों की चर्चा में ला करके आपने दूसरे को मौका दिया। ये तो देखिए, ये तो चुनावी माहौल है ना, और चुनावी माहौल में मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे ही इनकैश किए जाते हैं। तो अब तो ये और तल्ख होती जाएगी लगातार लड़ाई, जैसे जैसे चुनाव और करीब आएंगे। तो ये मुद्दा मिला है। बीजेपी जो है आज अगर लखनऊ में आकर संबित पात्रा सर के प्रवक्ता को एक मुद्दे को मिल गया और उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा दबा के उठाया और अटैक किया समाजवादी पार्टी पे, तो ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की जो भी इसके पीछे सोच हो, मैं नहीं जानता कि इसके पीछे उनके बैक माइंड में क्या था। उनको भी निश्चित तौर पर अपना वोटर नजर आता है। वो जब बार बार इस पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे उठाते हैं तो मैं यही मानता हूं कि वो मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं। और अब अगर बीजेपी इस मुद्दे को अपने एंगल से उठाएगी तो वो भी अपने वोट बैंक को साधेगी। तो अब ये जो तलखी है मुद्दों की,
वहां मुद्दों को खींच के लाना, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाना, ये होगा। और अब ये मुद्दे और तीखे होंगे। आने दीजिए, अभी चुनाव की तारीखें अभी धीरे धीरे करीब आ रही हैं और आपको ये जो अभी घटनाक्रम दिख रहा है आज का, ये अभी रिपीट होता हुआ मिलेगा। समित पात्रा से लेके जो अभी तक लोग दिल्ली में बैठ के चर्चा करते थे, वो लखनऊ उतरेंगे और लखनऊ की राजनीति को गरमाने की कोशिश करेंगे इन्हीं मुद्दों पे, क्योंकि आपको बहुसंख्यक वोटों को अपनी ओर खींचना है। और लोग अगर दिल्ली बैठे हैं तो उन्हें भी लखनऊ आना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाए तो आइए लखनऊ से बात करिए। दिल्ली से बैठ के, हेडक्वार्टर में बैठ के नहीं हो पाएगी। अब चूंकि रैली कर नहीं सकते, आप लोगों के बीच जा नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको आना पड़ेगा मैदान में। आप ये चैनल पे हम लोग कहें साहब कि ये मुद्दा आपने क्यों उठा लिया, तो मुद्दा पे पब्लिक भी वही चर्चा करेगी। आज के अपनी चाय की चर्चा कह लीजिए, किसी नुक्कड़ की चर्चा कह लीजिए, आप कहीं चर्चा किए हुए 4 लोग मिल जाएंगे। वो कारण वही है कि आज राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और हिट विकेट वाली जो बात है, आप निश्चित तौर पे जब बहुसंख्यक मतदाता को ऐसी बात सुनाएंगे तो हिट विकेट होने के चांस अधिकतर रहते हैं और वो हो सकता है। बिल्कुल, और मुद्दा तब बड़ा हो जाता है जब बड़ी पार्टी के बड़े नेता अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मुद्दा अपने आप बड़ा हो जाता है। राघवेंद्र जी, जैसे ये बयान अखिलेश यादव का आया एक इंटरव्यू के दौरान, कोई और भी आकर उसका खंडन कर सकता था, उनके बयान का खंडन कर सकता था। आपने सीधे सबसे पहले संबित पात्रा को मैदान में उतार दिया। आपको लगा कि संबित से बढ़िया चेहरा कोई और नहीं हो सकता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही अधिकृत होते हैं बयान का खंडन करने के लिए, बयान देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति बयान नहीं देता है, प्रदेश के प्रवक्ता हो या राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में संबित पात्रा जी थे तो उनसे बयान दिलाया गया। तो ये मान के चलिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। विषय ये है, इस प्रकार की बातें ये लोग करते क्यों हैं? आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगाते हैं, जिन्ना को लेकर ये आते हैं, पाकिस्तान को लेकर के ये आते हैं। लेकिन राघवेंद्र जी, जनता बैठी ना फैसला करने के लिए, कौन क्या बयान करता है। अगर कोई गलती से बयान दे भी दिया अखिलेश यादव ने तो जनता बैठी है, वो वोट करेगी, वो देखेगी क्या सही क्या गलत। भारतीय जनता पार्टी तो उसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बना देती है। क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को उसको बड़ा मुद्दा बनाने की? क्यों नहीं, जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। हम लोग भी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है क्या? हम लोग जनता को, इसीलिए तो राघवेंद्र जी, हम लोग राघवेंद्र जी को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। राघवेंद्र जी, अब चुनाव का वक्त है ना, इसलिए इन मुद्दों को गर्मी से कैच करके उठाना चाहिए और जनता के बीच बात तो रखनी पड़ेगी। तभी तो मतदान का जो है आप अपने फेवर में ले सकते हैं। तो भाई संबित पात्रा जो है दिल्ली से जो एक मुद्दे को उठाकर हिंदुत्व के आमतौर पर बोला करते हैं और एक लाइन उठाते हैं और एक घंटा बोलते हैं। आज उन्होंने ठीक वही काम किया है यहाँ भी। और निश्चित तौर पे अगर चुनाव हो रहे हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस प्रकार के मुद्दे मिलेंगे और जो है जिस राज्य में इन मुद्दों का ज्यादा महत्व है वहां और दमदारी से उठाया जाना चाहिए। इसीलिए संबित पात्रा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता निश्चित तौर पर, आपने अच्छी बात कही कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्यादा मजबूती से उठा सकता है, क्योंकि उसकी लाइन जो है संबित पात्रा की लाइन होगी ना, वो आम और नेताओं की लाइन से ज्यादा दमदार होगी और ज्यादा असरदार होगी। चलिए, शुभकामनाएं हैं संबित पात्रा जी के प्रेस के लिए। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। लेकिन चुनाव जो है आम जनता के मुद्दों पे राघवेंद्र जी अगर दूसरे एंगल से देखें, राघवेंद्र जी अगर दूसरे एंगल से देखें तो उन्होंने ये नहीं कहा अखिलेश यादव ने कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। उन्होंने चाइना को बड़ा दुश्मन इसलिए कहा कि सबसे ज्यादा निवेश जो है भारत में चाइना का है, उसको लेकर कहा। और पाकिस्तान को यह नहीं कहा वो मेरा दोस्त है या फिर वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन उसको भी बताया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है वो ये दिखाने की कोशिश में है कि अखिलेश यादव का जो रवैया है पाकिस्तान को लेकर काफी नरम है। क्या समझें राघवेंद्र जी? नहीं, देखिए, अखिलेश ने जो बयान दिया है वो हम लोग भी समझ गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ गई है। ये लोग इस प्रकार का बयान जो है उत्तर प्रदेश की 20% उस आबादी को खुश करने के लिए लगाते हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ। ये कोई पानी को पप्पा कहने वाले अखिलेश यादव नहीं है। जानबूझ के ऐसी बातें कहते हैं कि जिससे जो है कुछ वर्ग समाज का ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहता है और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में खुशी महसूस करता है। ये मात्र उसी को खुश करने के लिए, और कोई बात नहीं है।
आपको ऐसा लगता है हिंदुस्तान का एक जो वर्ग है वो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान के हित में रहता है? नहीं, निश्चित रूप से भाई, जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो एक वर्ग तो ऐसा ही है जो खुश होता है। इस बात तो आंख बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा, ये बात आप भी जानते हैं। तो आपकी पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आपकी पार्टी का जो नारा है राघवेंद्र जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो जो नारा था उसको जमीन पर उतारने में कामयाब नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। विश्वास जो था वो स्थापित नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास नारे को लेकर काम कर रही है और हमें गर्व है। हम लोग उसको पूरी 80-20 का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हम लोग जो है, बोला था तो आप ये मानते हैं कि एक जो विशेष वर्ग है उसके भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकी? जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उस वर्ग के लिए खरी नहीं उतर सकी, उस पर अपना विश्वास नहीं कायम कर सकी, ये आप स्वीकारते हैं राघवेंद्र जी? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए बिना किसी भेदभाव का। उसमें भी घोटाला है राघवेंद्र जी, पता है ना आपको? पढ़े है ना? को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घोटाले हुए? उपलब्ध कराई। 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा दिया है। इसी प्रकार से 2.5 करोड़ से मुक्त शौचालय हम लोगों ने बनवाए हैं। उसमें भी घोटाला है। आपके शौचालय डेटा के हिसाब से हर 60 सेकंड में शौचालय बनाता है। हर जगह तो घोटाले वाली सरकार है आपकी। आप लोग तो उज्ज्वला योजना में घोटाला है। 8 करोड़ लोगों की सब्सिडी छीन के आपने दे दी, उसके बाद आज तक उन्हें सब्सिडी मिली नहीं है। इस साल में सामने नहीं आते थे। साक्षी जी, आप पूरी प्रणाली आपकी है, पूरा कैसे घोटाले सामने? फिर भी कुछ लोग हैं जो आपके कुकृत्यों को उजागर कर रहे हैं, जनता के बीच रख रहे हैं जो फैक्ट्स है। आपकी राष्ट्रीय घोटाला किया, घोटाले ना किए हो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी घोटाले, राघवेंद्र सिंह जी उज्ज्वला में घोटाले किए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले किए, शौचालय योजना में घोटाले किए, जनता के पैसे हर जगह बर्बाद किए, देश की 20% सबसे गरीब जनता की आय को 53% कम कर दिया, लेकिन 20% सबसे अमीर लोगों की आय 38% बढ़ा दी। सूट बूट की सरकार है आपकी। हम दो हमारे दो का जो नारा लेके आप उतरे थे वही काम कर रहे हैं। ठीक है, समय का अभाव है। एक्सेप्ट कर आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान जो एक बयान दिया, उन्होंने चाइना को बड़ा दुश्मन माना है, पाकिस्तान को उतना बड़ा दुश्मन नहीं माना है। अब उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक हो गई है। पहले जिन्ना का एक बयान अखिलेश यादव ने दिया था, अब वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। अब इस बयान की जो ताक में बैठी थी, ये कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस ताक में फिराक में बैठी कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में एक माहौल बनाया जा सके। अब इस मुद्दे का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अखिलेश यादव अब क्या इसकी सफाई में कहते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेंगे और रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।